नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे या अगर नहीं जानते तो आज जानिए, आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं। भारत में केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्त का बंटवारा होता है, जो टैक्सों का बंटवारा होता है, वो करने के लिए एक संस्था बनती है, एक संगठन बनती है जिसका नाम होता है फाइनेंस कमीशन। यानी कि फाइनेंस कमीशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वित्त आयोग। ये वित्त आयोग जो है, ये एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के आर्टिकल 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो भाई वित्त आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली दो तरह के जो वित्तीय बंटवारा होता है उसके बारे में अपनी सलाह देगा। ये दो तरह का बंटवारा क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। तो भाई पहला तरह का बंटवारा जो होता है वो होता है वर्टिकल बंटवारा, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल बंटवारा, हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं क्षैतिज बंटवारा, है ना। तो ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो होता है यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यह कहलाता है केंद्र और राज्यों के बीच में। और आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज बंटवारा जो होता है वो होता है राज्यों व राज्यों के बीच में। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? जैसे मान लीजिए अगर केंद्र सरकार के पास टोटल, केंद्र सरकार इनकम टैक्स इकट्ठा कर रही है, कलेक्ट कर रही है, मान लो उसके पास टोटल 100 रुपए का इनकम टैक्स आया, तो पहला सवाल तो यह है कि उसमें से केंद्र सरकार कितना रखेगी और राज्यों को कितना देगी। तो यह कहलाता है वर्टिकल बंटवारा कि भाई अगर 100 रुपए टोटल आए तो उन 100 रुपयों में से केंद्र अपने पास कितना रखेगा और राज्यों को कितना देगा। यह क्या हुआ, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, अब राज्यों को मान लो, जैसे इसमें आपको बताऊंगा आगे मैं, 59 रुपए 59 रुपीज जो है मान लीजिए केंद्र ने रख लिए, 41 राज्यों को दे दिए। अब इन 41 रुपीज में से राज्यों में आपस में बंटवारा कैसे होगा? पंजाब को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा, आंध्र प्रदेश को कितना मिलेगा, उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, यह कहलाता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज बंटवारा। यह बात याद रहेगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बंटवारा। तो भाई इस फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, अभी 16वां फाइनेंस कमीशन जो है वो काम कर रहा था, क्योंकि 15वें फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल था वो 2021 से 2026 तक था, वो खत्म हो रहा था। तो केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने फाइनेंस कमीशन को नियुक्त कर दिया था। अरविंद पनागारिया साहब उसके अध्यक्ष थे। तो उसकी रिपोर्ट जो है वो नवंबर में जमा कर दी गई थी। आज जो है इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। उनकी पूरी रिपोर्ट जो है वो आज फाइनेंस कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। तो आज ये रिपोर्ट हमको मिली है, हमारे पास आई है। अब तक सरकार चर्चा कर रही थी, अब हमारे पास आई है तो हम भी बता सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट के कुछ, बहुत ही कुछ, एकदम 2-3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, केवल वो आपको बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। रिपोर्ट करीब 300 पेज की है। बहुत सारे ग्राफ हैं, बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारे इन्होंने प्लॉटिंग करी है। मत पढ़िएगा ये सब चीजें आपके काम की नहीं है। ठीक है, प्लीज इस बात को याद रखिएगा। मुझे पता है बहुत सारे इस तरह के वीडियोस आएंगे, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाएंगे इसको कि ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में ये बहुत ही टेक्निकल रिपोर्ट होती है, आपके काम की नहीं है। अनलेस आप इकोनॉमिक्स में, या तो आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स हो तो आपके काम का है, या फिर आप कॉलेज में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहे हो तो आपके काम का है, वरना आपके काम का नहीं है। यूपीएससी के लिए इसमें जो 2-3 पॉइंट्स काम के हैं वो आपको मैं अगले 10 मिनट में बता दूंगा। बस इतना ही पढ़ना है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में। यूपीएससी में ये की स्किल है, फालतू नहीं पढ़ना, है ना। इतना पढ़िए, आगे बढ़िए, नई चीजें पढ़िए, अलग चीजें सीखिए। फालतू सर जो है अपना उसमें नहीं लगाना है कि 300 पेज की रिपोर्ट में इस ग्राफ का क्या मतलब है, उस ग्राफ का क्या मतलब है। हाईली टेक्निकल है, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस सिंपल से बैकग्राउंड को समझने के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि 16वां वित्त आयोग जो है वो कहता क्या है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले, अनअकैडमी के हर प्रोडक्ट पर पूरी तरह से 0 फीस कर दी गई है। यानी कि पूरा का पूरा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है 3 दिनों के लिए। याद ये रखिएगा, ये फ्री ट्रायल है। तो आपको, जैसे इसके आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इस्तेमाल ये होता है कि माफ कीजिएगा, अगर आपको, कई बच्चों को होता है ना, पता नहीं कैसे पढ़ाई होती है अनअकैडमी में, यहां तो अच्छा पढ़ाते हैं सर, पता नहीं क्लास में कैसा पढ़ाते हैं। जाइए, जैसे मेरा अभी पॉलिटी का बैच चल रहा है, फ्री ट्रायल ले लो, रात को 9 बजे क्लास होगी, आ जाना यार।
आओ क्लास में बैठो एक नॉर्मल सब्सक्राइबर की तरह, एंजॉय करो, मजा आएगा। मजा आए तो आप सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। पहला फायदा ये है। दूसरा, इसका लाभ वो लोग उठा सकते हैं जिनको किसी एक आध टॉपिक में दिक्कत आ रही है। जैसे मान लो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स में आपको फिस्कल डेफिसिट समझ में नहीं आया, तो मेरा इकोनॉमिक्स का पहले एक कोर्स हो चुका है, एक नहीं कई कोर्स हो चुके हैं मेरे इकोनॉमिक्स के, कई बैचेस में चला चुका हूं। किसी भी बैच में जाओ, फिस्कल डेफिसिट वाली क्लास ढूंढ लो, उस क्लास को देख लो, क्लियर हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट दे सकते हो, कोई सा भी टेस्ट, आप जितने भी टेस्ट हैं, नोट्स हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हो। माफ कीजिएगा, ये सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपका ऑप्शनल, आपका जीएस, सब कुछ पूरी तरह से फ्री है अगले 3 दिनों के लिए। इसका फायदा उठाइए, ये मौके बार बार नहीं आते। याद रखिएगा, जिसने पहले कभी फ्री ट्रायल लिया है उसका नहीं चलेगा। मैं फिर से बता दूं, फ्री ट्रायल एक बार मिलता है, तो जिसने एक बार ले रखा है वो फिर बाद में नहीं बोलना सर मेरा क्यों नहीं चल रहा है, एक बार मिलेगा, ठीक है। चलिए, मेरे साथ संपर्क करने के तरीके, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, कोई भी और आपकी समस्या है तो ये तरीके हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल और नंबर, इन सब पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट, सारे के सारे जो आपको चित्र दिखाऊंगा सीधे फाइनेंस कमीशन की वेबसाइट के ही स्क्रीनशॉट हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो भाई इसमें ये जो स्क्रीनशॉट आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि सदस्यों के नाम क्या है। तो अरविंद पनागारिया चेयरमैन है, उनके सबके हस्ताक्षर भी हैं इसमें संभव, ये मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन यहां पे है। तो अरविंद पनागारिया चेयरमैन है, एनी जॉर्ज मैथ्यू मेंबर हैं, मनोज पांडा साहब मेंबर थे, ठीक है, टी रविशंकर ये पार्ट टाइम मेंबर थे और सौम्या कांति घोष ये पार्ट टाइम मेंबर थे। तो चेयरमैन थे और 2 फुल टाइम मेंबर थे, 2 पार्ट टाइम मेंबर थे। ये 5 सदस्यों का फाइनेंस कमीशन था। यूपीएससी में तो नहीं आएगा, कई बार कुछ आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन फाइनेंस कमीशन का सदस्य नहीं था। तो आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई बहुत रटने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया केंद्र और राज्य के बीच में परसेंटेज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना। सबसे ज्यादा विवाद, झगड़ा, जो राज्य हमेशा ज्यादा शेयर मांगते हैं, राज्य कहते हैं साहब हमको तो कम पैसा मिलता है, हमको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, हम जो है बहुत गरीबी में रहते हैं, राज्यों की ये शिकायत है। तो एक बार इस पन्ने को पढ़ लेते हैं, इस पन्ने को पढ़ के आपको समझा दूंगा। तो इस पेज पर सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से कहते हैं वी रेकमेंड दैट द स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल पूल इज रिटेन्ड एट 41%। ये वो लाइन थी जिसका सभी राज्यों को इंतजार होगा। वो लाइन यहां पर लिखी हुई है पैराग्राफ 7.668 में। तो इन्होंने कहा है कि भैया देखो, अच्छा पिछले फाइनेंस कमीशन में भी 41% ही था, तो इन्होंने कहा कि उसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो था हमारा केंद्र और राज्यों के बीच में, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों को 41% ही पिछले फाइनेंस कमीशन में भी मिलता था, इस बार भी 41% ही मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये पहला पॉइंट है, इसको लिख कर रख लीजिए। ये प्रेजेंटेशन टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तब भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब यहां अब ऊपर से बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं भाई कि while we acknowledge the role played by centrally sponsored scheme, we feel that there is a need to rationalize their structure by linking their implementation with measurable real-time output indicators for efficient use of resources. तो हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन हमको उनका एक्चुअल आउटपुट नापना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई उनके स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, उनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो मेजरेबल, नापे जा सकने वाले रियल टाइम इंडिकेटर्स के साथ नापा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने योजना बना दी, उसकी आप फंडिंग करे जा रहे हो, ये भी देखो कि ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, उससे लिंक करो, आगे फंडिंग उसके आधार पे मिलेगी कि ग्राउंड लेवल पे चल क्या रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। The union government should appoint a high-powered committee that does a fresh assessment of the schemes and recommends closure of the schemes that are not spending resources productively. Very important कि कहा है केंद्र सरकार एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाए और वो कमेटी क्या करे, जो योजनाएं ढंग से पैसा खर्च नहीं कर रही उनको बंद करने की सिफारिश करती रहे। या आगे जाके विवादास्पद हो सकता है, केंद्र सरकार ऐसी योजना बनाए, ऐसी स्कीम, ऐसी एक समिति बनाएगी, उसमें राज्य सरकारों को शामिल करेगी नहीं। राज्य सरकार कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, हमारी परमिशन के बिना, हमारे से सलाह लिए बिना आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में विवादास्पद हो सकता है। लेकिन ये आप याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है गवर्नेंस में या कहीं पर भी कि सरकारी पैसे का प्रोडक्टिव खर्च कैसे हो, तो आप ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने भी ये कहा था, वित्त आयोग ने भी ये कहा था कि भैया जो केंद्र सरकार एक समिति बनाए और जो योजनाएं आपकी ढंग से पैसा इस्तेमाल नहीं कर रही उनको बंद कर दे। ठीक है, ये आपके फाइनेंस कमीशन ने भी कहा था। ठीक है, चलिए
वर्टिकल डिवोल्यूशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन मोर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द डिविजिबल पूल, जो पैसा बांटना है वास्तव में केंद्र और राज्यों के बारे में। हर साल ये कहते हैं कि केंद्र सरकार सारा डेटा जो नेट प्रोसीड्स का है वो कैग द्वारा सर्टिफाई करके उसको पब्लिक करे। तो राज्यों की एक शिकायत यह होती थी कि केंद्र हमको वास्तविक राजस्व की जानकारी ही नहीं देता, केंद्र हमको बताता ही नहीं, हमसे इनकम ही छुपा लेता है। राज्यों का एक ये कहना था कि पैसा है कितना जो बांटा जा रहा है, इसका भी एग्जैक्ट नंबर हमको मिलता नहीं था। यह इस बार फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि आप कैग से सर्टिफाई कराओ, कैग एक संवैधानिक संस्था है और उसके अनुसार जो टोटल डेटा है वो आप सार्वजनिक करो। उस डेटा में कोई छिपावट नहीं होनी चाहिए भाई, कितना पैसा है जो आप बांटने जा रहे हो ये सब क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद 41% पैसा जो है वो किसको मिलेगा, राज्यों को मिलेगा। ये बात आपका फाइनेंस कमीशन कहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय हमेशा रहता है कि भाई ये तो हो गया वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होगा। भाई एक राज्य मान लो आपका उत्तर प्रदेश है, एक राज्य पंजाब है, इन दोनों में कैसे बटेगा राजस्व। तो इनमें राजस्व बांटने के लिए ये 6 पैरामीटर की बात करते हैं। ये पैरामीटर इस बार बदले हैं, तो ये याद रखिएगा, हर एग्जाम में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आएगा। ये पैरामीटर इस बार बदले गए हैं। तो ये नए पैरामीटर्स ये हैं। तो आपका ये वित्त आयोग नए पैरामीटर देता है। जनसंख्या को 17.5% वेटेज दिया गया है, ठीक है जी, जनसंख्या को 17.5% वेटेज दिया गया है। इसके पहले अब तक जनसंख्या को, मैं यहां पे लाल से लिख देता हूं, जनसंख्या को जितना वेटेज पहले था, मैं एंड में लिख देता हूं यहां पर, तो इसके पहले जनसंख्या को 15% वेटेज था, यानी कि जनसंख्या का वेटेज बढ़ाया गया है। तो जिस राज्य की आबादी ज्यादा है, इस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से उसको फायदा होगा। आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका बंगाल हो गया, वो राज्य जिनमें आबादी ज्यादा है उनको इस रिपोर्ट से फायदा होने वाला है। 15% से बढ़ के आबादी का शेयर जो है वो 17.5% पे आ गया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली आबादी बढ़ने पे हो गया तो ठीक है, नहीं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आप जनसंख्या को रोकने की कोशिश कितनी कर रहे हो, आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितना है, इसका शेयर जो था पहले 12.5% होता था, अब 10 कर दिया गया है। यानी कि यहां से 2.5% लेके यहां डाल दिया गया है। तो अब आपकी जनसंख्या रोकने के जो तरीके हैं वो कितना कारगर हैं, उसके आधार पे आपको 10% हिस्सा मिलेगा। क्षेत्रफल, आपके राज्य का एरिया कितना है, ये 10% कर दिया गया है, बहुत गिरावट आई है इसमें। पहले इसका वेटेज 15% था। तो जो आपके क्षेत्रफल में बड़े राज्य हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उनको यहां पे नुकसान हुआ है। पहले 15% उनको पैसा मिलता था क्षेत्रफल के आधार पे, अब 10% ही वेटेज इसका रह गया है केवल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो क्षेत्रफल को कम महत्ता दी गई है। जंगल, आपके राज्य में जंगल कितने हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी 10% था, अब भी 10% है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस। तो भैया आप अगर हम देखें जीएसडीपी डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो सबसे अमीर राज्य है, जिसका पर कैपिटा जीडीपी सबसे ज्यादा है, उससे आप कितना दूर हो। यानी कि गरीब राज्य को ज्यादा पैसा देना है, अमीर राज्य को थोड़ा कम देना है। भाई सीधी सीधी बात है ना। जो मान लीजिए आपका सबसे अमीर राज्य यहां पे है, ये आपके सबसे अमीर राज्य का लेवल है, तो ये आपका पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपका राज्य, जैसे मान लो बिहार है, बिहार में देश में सबसे कम पर कैपिटा इनकम होगी, तो बिहार कहीं यहां पर आएगा, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि नहीं है। वहीं मान लो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु कहीं यहां पर आएगा, तो ये डिस्टेंस कम है। तो बिहार और तमिलनाडु को इस अनुपात में पैसा मिलेगा, बिहार को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तमिलनाडु को थोड़ा कम मिलेगा। तो पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस जो है, इसका वेटेज रहेगा 42.5%। अब तक कितना होता था, 45%। तो इसका भी वेटेज कम किया गया है, यानी कि इससे गरीब राज्यों को जो फायदा होता था वो थोड़ा सा कम होगा। गरीब राज्यों को जो ज्यादा पैसा मिलता था वो उतना अब नहीं मिलेगा, अब उसको घटाकर 42.5% कर दिया गया है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये पहले था ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं था कि टोटल जीडीपी में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जो धनवान राज्य थे वो उसकी शिकायत करते थे, आपके महाराष्ट्र जैसे राज्य या तमिलनाडु जैसे राज्य, कि यार हम इतना ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। पहले ये 0% पे था, ये था ही नहीं, और अब इस नए फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके 10% पे लेकर आया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? पहले ये जो था ये 0% था, ये 10% पे हो गया। तो ये आपको सारे बता दी। यहां कितना हो गया? 15 15 30 42 87 97 2.5% बच गया। तो यहां पर पहले एक था, पहले वालों में एक 2.5% हुआ करता था टैक्स एफर्ट, कि आप अपने टैक्स के सिस्टम को कितना बेहतरीन बना रहे हो। टैक्स एफर्ट एक 2.5% हुआ करता था, जिसको अब 0 कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहले बंटवारा इन आधारों पर होता था, अब बंटवारा इन आधारों पर होगा। तो राज्यों में, ये टोटल 100% है, याद रखिएगा। तो राज्यों में आपस में पैसा कैसे बंटता है वो अब ऐसे तय होगा, ना कि ऐसे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं आग्रह करूंगा कि ये नए वाले फैक्टर जो हैं, ये कृपया, ये टेबल में शेयर कर ही दूंगा आपके साथ, ये हर कोई लिख ले। पुराने वाले भी लिख कर रख लो, क्योंकि अभी अभी बदले हैं, तो अगले साल 2 साल यूपीएससी ये पूछ सकता है इनमें से कौन से फैक्टर का वेटेज बढ़ा है, कौन से का कम हुआ है। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इसको लिख के रख लो, इसका नोट बना के रख लो, ये आएगा ही आएगा, मान के चलो। ये ऐसा सवाल है, इसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं। अच्छा, ये तो मेरा ही लिखा हुआ है। हां, ये वो टेबल है जिसका आप में से कई लोगों को इंतजार होगा कि भैया कौन से राज्य को कितना प्रतिशत बटेगा। अब जो भैया पे इन नए क्राइटेरिया के आधार पे आप पैसा बांटोगे, तो अभी वर्तमान जो डेटा है, वर्तमान जो स्टेटस है, उसके हिसाब से कौन से राज्य को कितना वित्त बटेगा। तो आप देख रहे हो भाई, तो इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा राज्य हमारे यहां है वो है उत्तर प्रदेश, और नेचुरली सबसे ज्यादा हिस्सा भी उसको मिलेगा। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है 17.619, यानी कि हर 100 रुपया जो राज्यों को दिया जा रहा है उनमें से 17.619 रुपया उत्तर प्रदेश को मिलेगा। 1/6 से ज्यादा हिस्सा पूरे टैक्स रेवेन्यू का, जो भी मतलब जो राज्यों में जा रहा है वो, उसके टैक्स रेवेन्यू का उत्तर प्रदेश के हाथों में जाएगा। नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नंबर 2 पे आपका आएगा मध्य प्रदेश, मेरे ख्याल से, है ना जी? नहीं, नंबर 2, सॉरी माफ करिएगा, बिहार कहां? बिहार को कैसे छोड़ सकते हैं भाई? नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे आपका आएगा बिहार 9.948। तो मैं यहां पे लिस्ट बना देता हूं। नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे बिहार है। बिहार 9.948% के साथ नंबर 2 पर है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए मध्य प्रदेश को 7 पॉइंट समथिंग है, और कोई है 7 में, एक बंगाल है। हां, तो नंबर 3 पे आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 4 पे आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो नंबर 3 पे आपका मध्य प्रदेश है, हम देख सकते हैं 7.347% के साथ, और नंबर 4 पे हमारा क्या है? नंबर 4 पे हमारा पश्चिम बंगाल है 7.215 के साथ। ठीक है, कोई और 6 में है क्या? कोई राज्य एक बार देख लेते हैं। 6, महाराष्ट्र 6 में है, और पंजाब 5 में है। हमारा तमिलनाडु कहां चला गया? तमिलनाडु को 4 के आसपास है। हां जी, तो अगला जो है हमारा महाराष्ट्र है, 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, जो कि 6.441% के साथ है। और 6ठे नंबर पे हम कह सकते हैं, मेरे ख्याल से तमिलनाडु ही होगा। 6 के बाद कोई नहीं, तमिलनाडु से ऊपर तो ये भी है, आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र, तो हाँ ये बात सही है, अब आंध्र, हाँ, और कर्नाटक भी ऊपर है। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान भी ऊपर था, 5.9 पे था। ओ, गड़बड़ हो गई ना? नहीं, राजस्थान, तो महाराष्ट्र गए, अगला नंबर राजस्थान का आएगा 5.926। अगला नंबर जो है वो राजस्थान का है 5.926। तो ये हमको कुछ राज्यों को, इतना इतना काफी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो राज्यों में अब जो वित्त बटेगा उसका ऑर्डर ये रहेगा। ये आपको याद रखना है। पूरा टेबल आपको दे दिया है मैंने। इस टेबल में अगर आपको चाहिए तो आप और एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो कौन से राज्य का कितना है। थोड़ा समय गुजारेंगे तो आपको ये अंतर समझ में आएगा। तो भाई ये भारत के वित्त आयोग की रिकमेंडेशन थी। तो ये राज्यों के बीच का बंटवारा है। ऑब्वियसली आलोचनाएं होंगी इसकी, जब भाई विपक्षी दलों वाले राज्य जो हैं वो, कई सारे राज्य कहेंगे हमें कम मिला है, वो सब आलोचना होगी। लेकिन जो फैसला है वो फैसला है, संवैधानिक संस्था है, जो फैसला है वो मानना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, एक और विवाद जिसको लेकर बहुत सारे राज्य चर्चा कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि भाई आप बदलिए, सेस और सरचार्ज। देखिए एक चीज क्या होती है, राज्य आरोप ये लगाते थे कि भाई केंद्र क्या करता है, बहुत सारा पैसा सेस और सरचार्ज के माध्यम से लेने लगा है, और सेस और सरचार्ज पूरा केंद्र के पास रहता है, राज्यों को मिलता ही नहीं। तो यह कहा गया था कि या तो आप सेस और सरचार्ज की सीमा तय कर दो, ये रिक्वेस्ट कर रहे थे वित्त आयोग से, या फिर आप उसका भी बंटवारा करना शुरू कर दो। वित्त आयोग ने उस पर यह कहा है,
वित्त आयोग ने सीधा सीधा यह कह दिया कि यह हम नहीं करेंगे। तो राज्यों की जो मांग थी, वित्त आयोग क्या कहता है सेस और सरचार्ज के रिगार्डिंग में? पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया ये यूनियन लगा सकता है, क्योंकि कई बार अलग अलग तरह की इमरजेंसी है, कुछ युद्ध हो गया, कुछ ऐसी घटना हो गई, तो यूनियन के यानी कि केंद्र के खर्चे बढ़ जाते हैं, इसके लिए वो सेस और सरचार्ज लगा सकता है। ठीक है, और ऐसे में इस पर कोई रोक टोक लगाना ये हम नहीं लगा सकते, कोई भी इस पर कैप लगाना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाई इमरजेंसी आपदा आ सकती है, आप सेस सरचार्ज लगा सकते हो, ये भाई केंद्र का अधिकार है, इस पर हम कोई कैप नहीं लगा सकते। दूसरी बात कही कि भाई इसको भी हम बंटवारा करना शुरू कर दें, इसका भी केंद्र और राज्यों के बीच में, तो वो कहते हैं लेकिन ये तो फिर सेस के पर्पस के ही खिलाफ हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसको हम शामिल नहीं कर पाएंगे। तो राज्यों की ये एक जो बहुत बड़ी मांग थी, ये खारिज कर दी है वित्त आयोग ने। बात समझ में आ गई? तो भाई ये वित्त आयोग के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है और इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ना। बहुत सारे आपको अलग अलग जगह पढ़ाया जाएगा, कुछ ध्यान नहीं देना, बस जितना आपको मैंने पिछले 20 मिनट में पढ़ा दिया इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है जी, चलिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, आपका कोई और भी सवाल हो तो जरूर बताइएगा। आपको एक बार फिर बता दूं, अनअकैडमी का 3 दिन का फुली ओपन फ्री ट्रायल चल रहा है भाई, कि आप जो चीज चाहे अनअकैडमी में आप वो ले सकते हो, कोई भी लेक्चर, कोई भी टेस्ट, कोई भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो आज ही जुड़ जाइए और फ्री ट्रायल का लाभ उठाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।